हमारे जो भीतर की जो संपत्ति है इसको हम समझें तो दवाओं की जरूरत नहीं है। पत्री जी इस बात को समझाते हैं, पिरामिड सोसाइटी के 18 प्रिंसिपल्स में एक है, हम सभी जीने का प्रयास करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैंने मेडिकल प्रोफेशन चूज किया। ये मेरा लाइफ पर्पस है, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक ढंग से समझें, सभी तरह के बंधन से मुक्त हों। दवाओं पे निर्भरता नहीं चाहिए, किसी भी चीज पे निर्भरता नहीं चाहिए। लाइफ ऑफ फ्रीडम। सबसे डिजीज बहुत कॉमन है, तो डिजीज से हीलिंग के लिए हम आज कुछ सुनेंगे। पासवर्ड हम बीमार होते हैं, जब भी कोई बीमारी आती है, जैसे कोई भी कॉमन बीमारी है, हेडेक हुआ, किसी को सर दर्द हुआ, आप क्या बोलते हैं? मुझको सर दर्द हो रहा है। अब ये मुझ में मतलब क्या, सर दर्द किसको हो रहा है? एक तरफ तो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान की जो परम ऊंचाई है, लेकिन उस ऊंचाई तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं, उसको अनुभव नहीं किए हैं। हमारी समझ के अनुसार, ज़्यादातर लोगों की समझ के अनुसार हम शरीर है। तो ये सर दर्द किसको हो रहा है? ब्रह्म जो आत्मा या आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, या किसी और को हो रहा है? शरीर को हो रहा है। हमें अपने बनावट को समझना है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के हम जोड़ हैं। तो जब कोई भी डिजीज है, इलनेस है, सफरिंग है, तो वो तीनों स्तर पे मैनिफेस्ट हो रही है। अगर हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझें तो शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए हमको स्थूल केमिकल की जरूरत है। लेकिन अगर हम अपने इस बात को समझने लगे कि सिर्फ शरीर हम नहीं है, शरीर के साथ मन है, आत्मा है, तो फिर हमारा अप्रोच माइंड ओरिएंटेड होगा, सोल ओरिएंटेड होगा, और फिर दवाओं की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये लैपटॉप जिनका है वो आगे पासवर्ड डाल दें। शरीर, मन और आत्मा, इस बात को समझना है। और डिजीज का एक फुल फॉर्म मैंने ही बनाया है, डिस्टर्बेंस इन सोल्स इवोल्यूशन एंड स्पिरिट्स एक्सप्रेशन। हम इसको डिजीज बोलते हैं। वो सोल की इवोल्यूशन में डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। हम धरती ग्रह पे अनुभव लेने और सीखने आए हैं, इवॉल्व होने आए हैं। उस इवोल्यूशनरी जर्नी में अगर डिस्टर्बेंस है, अगर स्पिरिट के एक्सप्रेशन में डिफिकल्टीज हैं, तो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, उसको हम बीमारी कहते हैं। तो बीमारी को आज से आप शरीर में प्रॉब्लम्स की दृष्टि से मत देखिए। हम जो आत्मा है, उस आत्मा की जर्नी में क्या रुकावट आ रही है, सोल्स के इवोल्यूशन में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, उस नज़र से आप समझेंगे और फिर उस अप्रोच से सीखेंगे। हम धरती ग्रह पे सीखने आते हैं, तो फिर दवाओं की जरूरत नहीं रह जाएगी। हम धरती ग्रह पे क्या सीखने आते हैं? धरती ग्रह पर हम क्या सीखने आते हैं? मैं आज जो भी बताने वाला हूँ और जो बताना चाहता हूँ, इस थोड़े से कुछ मिनटों में जो मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म में जो बताना चाहता हूँ, वो सब जानने के लिए आपको ये जो 3 बुक दिख रही है, यू आर द प्लेसबो, मिरेकल हैपेंस और हैप्पियर देन गॉड, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। इस 3 बुक को आप सभी लोग जरूर पढ़ें।
सबसे पहले इसी 3 को बुक पढ़ें और इस 3 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू आर द प्लेसबो। अगर आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ एक किताब पढ़नी है तो आप यू आर द प्लेसबो पढ़ें। अब यू आर द प्लेसबो को पत्री जी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। पत्री जी ने मुझे बोला कुछ महीने पहले कि इसे पढ़ना है। इस बुक में ऐसा क्या है कि मैं इसमें इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि पूरी जिंदगी में अगर आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है तो यू आर द प्लेसबो पढ़ें। मेरे दोस्तों, हम जो हैं शरीर, मन और आत्मा, अगर इन तीनों को की बनावट को समझें तो जो डिजीज है वो 3 लेवल पे मैनिफेस्ट हो रही है। बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सोल के लेवल पर, कॉन्शसनेस लेवल पे। तो अगर हमें अपने आप को बिना दवाओं स्वस्थ करना है तो हमें ये अप्रोच रखना होगा जो सोल बॉडी पे काम करे, जो माइंड पे काम करे, जो कॉन्शसनेस पे काम करे। तो बॉडी क्या, जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस। इन 5 तत्वों का सीक्वेंस स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी आपको फोकस में रखना जरूरी है। पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है, उसका एक भार है, वेट है। जल तत्व उससे सूक्ष्म है, लिक्विड फॉर्म में है। उससे और सूक्ष्म फायर है, वो दिखता है। उससे और सूक्ष्म हवा है जो नहीं दिखती है, और उससे और सूक्ष्म स्पेस है, आकाश तत्व। अगर आपका शरीर का अप्रोच है तो आपको इन 5 तत्वों के प्रति अप्रोच रखना होगा। इस शरीर है, मन। अगर माइंड के प्रति आपका अप्रोच है तो आपको आपके थॉट पैटर्न पे, बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। और अगर कॉन्शसनेस अप्रोच है तो आपको अपने कर्म को सुधारना होगा। पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याध रूपेण पीड्यते। पिछले जन्म के कर्म ही हमें इस जन्म में क्रोनिक डिजीज के रूप में आती है। कर्मा को भी हम समझेंगे। हमेशा अप्रोच जो हमेशा रखना है वो सूक्ष्मतर स्तर पर रखना है। शरीर है, मन है, चेतना है। तो चेतना को इंप्रूव करने के लिए आपका जोर सबसे ज्यादा हो। दुनिया जो स्थूल दिखती है, स्थूल के बजाय जो सूक्ष्म है वो स्थूल को कंट्रोल करती है। जो नहीं दिखती है उसका महत्व ज्यादा होता है। पेड़ है, प्लांट में पानी किसको चाहिए? पत्ते को चाहिए या जड़ को चाहिए? जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे अपने जीवन में भी, हमारे अपने आप के लिए भी शरीर दिख रहा है, मन और चेतना नहीं दिख रही है। मन और आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन समाज में हम सिर्फ अपने आप को सही समझ के जीते हैं, इसलिए समाज में ज्यादा सफरिंग है। जिस तरह से आपकी समझ बढ़ती जाए, स्थूल की बजाय आप सूक्ष्म अप्रोच आपका हो, जो नहीं दिख रहा है उसके तरफ आपका ध्यान ज्यादा हो, उसको बैलेंस करने का, उसको ठीक करने का। तो आप मेडिसिन से और बाकी सभी लिमिटेशन से फ्री होते जाएंगे। भगवान का लाइफ स्टाइल, आपके भगवान का गुण आपके जीवन में उतरता जाएगा। तो 5 तत्वों को बैलेंस करना, अपने थॉट पैटर्न को ठीक करना और कॉन्शियसनेस को चेंज करना, ये 3 अप्रोच हो सकते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग में। बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। ग्रॉस लेवल पे कैटेगराइज करने के लिए शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और चेतना के स्तर पे। तो यू आर द प्लेसबो जो है वो चेतना के स्तर पे काम बताया गया हुआ है। इसलिए सभी हीलिंग बुक्स में भी इसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, तब आपको थोड़ा सा बुक का बैकग्राउंड, ऑथर का बैकग्राउंड पता चलेगा। इसके नाम में लिखा हुआ है डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा। वो मेडिकल डॉक्टर है। मेडिकल डॉक्टर होके वो इन सभी चीज़ों को सिखाने में लगा है। दवा की जरूरत नहीं है। 23 साल की उम्र में जॉय डिस्पेंजा के लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसकी वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो जाता है। L4 से T1 पीछे के हड्डी में जो नीचे के 6 वर्टिब्रा हैं, उसके वर्टिब्रा एक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गए।
फ्रैक्चर और कैंसर, इन सभी चीज़ों से लोग ज़्यादा घबराते हैं। उसने भी लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको एडवाइस किया कि यू हैव टू अंडरगो सर्जरी। आपके हेरिंगटन रॉड डालेंगे आपके वर्टिब्रा में, कुछ हफ्ते तक आपको बिस्तर पे ही रहना होगा, फिर आप शायद चल पाएंगे। जॉइंट डिस्पेंजिया की अंतरात्मा ने ये उसका याद नहीं दी कि वो ऑपरेशन कराए। उसके मन में एक बात घूमती रहती थी कि जो लाइफ फोर्स है, जो लाइट है, जो हमारे लाइफ को एक सेल के स्टेज से मल्टी सेलुलर स्टेज तक लाती है। हमारे इस भौतिक जीवन की जो शुरुआत हो रही है माँ के गर्भ में, तो शुरुआत में तो बिल्कुल एक सेल का है, एक कोशिका का है, लेकिन वो फिर मल्टीप्लाई होते हुए, डिवीजन होते हुए एम्ब्रियो बनता है और फिर मल्टी सेल के स्टेज तक आ जाते हैं। तो जो जीवन शक्ति, जो लाइफ फोर्स, जो लाइट हमारे लाइफ को वहां से एक सेल के स्टेज से यहाँ तक ला सकती है, वो लाइफ फोर्स मेरे वर्टिब्रा को क्यों नहीं ठीक कर सकती? उसके अंदर ये बात घूम रही थी। उसके अंदर आत्मा ने जवाब नहीं दिया सर्जरी कराने के लिए। उसके वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हुआ है, वो बिस्तर पर है। उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन को बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। उसका डॉक्टर सुनकर पागल हो गया। लाइफ में पहली बार उसको सुनने को मिला ऐसा, इस तरह के केस में किसी ने रिफ्यूज किया हो सर्जरी को। मेडिकल फील्ड में ये टर्म है, जब कहीं पे डाउट है, पेशेंट कन्विंस नहीं है, तो सेकंड ओपिनियन लेते हैं। किसी दूसरे डॉक्टर से, दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन ले लो, तो वे क्या करना चाहिए। उस शहर के दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन लिया गया। उसने भी बोला कि सर्जरी कराना है। इसने फिर भी रिफ्यूज किया और ये बिस्तर पे लेटे लेटे ही ये अपने फ्रेंड के यहाँ आ गया और 3 महीने इसने इस लाइट पे कॉन्टम्पलेट किया। ये लाइट हमारे भीतर जो है उसने कॉन्टम्पलेट करता रहा, मेडिटेट करता रहा। उसके अंदर भी कभी कभी दुविधा आती थी, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो उससे मैं वो एक प्रार्थना भी करता था कि अगर मैं इस फ्रैक्चर से ठीक हो गया तो मैं अपना पूरी लाइफ इस फील्ड में रिसर्च करने में और सिखाने में लगाऊंगा। वो कॉन्टम्पलेट करता 2-2 घंटे सुबह शाम, बिस्तर पे लेटे ही है, वो चल नहीं सकता है। हमारे भीतर लाइट है और हमारे भीतर लाइट नहीं है, हम स्वयं लाइट हैं। और 3 महीने के दौरान उसका वर्टिब्रा दोबारा से नॉर्मल हो गया। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के हीलिंग के लिए क्लैप करेंगे। ये उसके लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कोई किसी बीमारी से सफर कर रहा हो और फिर उसकी हीलिंग हो जाए, ये 30 साल पुरानी बात है। अब तो उसने 3 डेकेड लगाए इस रिसर्च करने में। उसकी हीलिंग जब हुई उसके बाद से फिर वो थ्रू आउट द वर्ल्ड घूमता रहा, कहाँ पे ऐसी हीलिंग हो रही है, हीलिंग किस तरह से होती है, हमारा माइंड किस तरह से इफेक्ट करता है। और 3 डेकेड से रिसर्च करते हुए वो जिस कंक्लूजन तक पहुंचा उसको उसने अपनी इस बुक में समराइज किया है, यू आर द प्लेसबो। प्लेसबो का मतलब होता है झूठी दवाई, नकली दवाई। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी हीलर के पास जाएं, वो आपको पानी दे दे, प्लेन शुगर दे दे, ये दवा है, ये खाओ या पियो, ठीक हो जाएगा। अगर मरीज का फेथ है तो वो बीमारी ठीक हो जाती है और कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स में प्लेसिबो रखे जाते हैं, प्लेन केमिकल रखे जाते हैं और फिर दोनों की इफिशियंसी हम कंपैरिजन करते हैं कि जो नया केमिकल ठीक हो जा गया और जो प्लेसिबो है, जो प्लेन केमिकल है, उसमें हीलिंग का क्या अंतर है। जो भी मेडिसिन आती है उसमें क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स होते हैं। तो ये प्लेसिबो की स्टडी करते हुए उसने ये पाया, उसने अपनी बुक में बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ
किस ईयर में कहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसने सब डॉक्यूमेंट किया है। डबल ब्लाइंड ट्रायल भी होते हैं, जो केमिकल खिलाने वाला है उसको ही पता नहीं होता कि इस जो एक ग्रुप में दवा दी जा रही है या किस ग्रुप में दवा दी जा रही है, किस ग्रुप में, दो ग्रुप है, 10 लोगों का, 20 लोगों का, जितने भी, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टडी में। डबल ब्लाइंड ट्रायल में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो क्लिनिशियन हैं, उनको भी नहीं पता किस दवा में ड्रग है, किसमें प्लेन है। तो ऐसा हुआ है, किसी पेशेंट को जब मिला वो केमिकल, उसे पता नहीं है कि इसमें केमिकल है या ड्रग है, वो हील हो गई। और बाद में जब उसको पता चला कि वो प्लेसिबो है, ये केमिकल नहीं है, तब उसकी बीमारी दोबारा लौट आई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए, ऐसे हुए हैं, उसने स्टडी की है। ऐसा उसने प्लेसिबो में किया है कि जब हीलिंग हो रही है तो उसके अंदर ब्रेन में भी चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चेंजेस आ रहे हैं। ये है प्लेन केमिकल, लेकिन उसे पेशेंट को पता नहीं है और वो इसे मेडिसिन समझ के ले रहा है, तो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं बॉडी लेवल पर। और भी ऐसे भी फाइंडिंग मिले जहाँ पेशेंट को पता है कि उसे प्लेसिबो प्लेन केमिकल ही मिल सकता है, फिर भी उसकी हीलिंग हो जा रही है। तो जब उसने इतने सारे स्टडी किए तो उसने देखा कि हमारी सजेस्टिविटी वैरी करती है। हमारे मन में जो कुछ पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, कुछ निगेटिव सोचने वाले होते हैं। जो पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं उनकी हील होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जो सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी में हर एक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं बात को, कुछ लॉजिक रीजनिंग ज़्यादा करते हैं। तो जो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, जिनकी माइंड की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उनके अंदर ये प्लेसिबो का इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, जल्दी हुआ है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है इस प्लेसिबो के में और जो नई केमिकल्स खोले जाते हैं। ये सब जो प्लेसिबो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी देखा, उसकी बुक में डॉक्यूमेंटेड है, पब्लिश हुआ है, लेकिन वो सब फैक्ट्स कि प्लेन केमिकल भी हील कर रहा है वो बाहर नहीं आते। और क्यों नहीं आते, इसके लिए कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो लोग मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं, शायद डॉक्यूमेंट्री देखें तो समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में कॉर्पोरेट का कितना बड़ा रोल है। और सिर्फ खाने की चीज़ों पे ही नहीं, सर्जिकल चीज़ों में भी ये चीज़ देखी गई। 2002 में, इस इमेज में मैंने लिखा है कि शायद दिख नहीं रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी अफेयर्स यूएस के अंदर 2002 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नी रिप्लेसमेंट करते थे वो। फिर उन्होंने देखा कि ये फिश जो हम कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट, इसकी क्या जरूरत है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल सर्जरी का जैसा इसका इफेक्ट रखा। पेशेंट को लिटा के सब तामझाम, एनेस्थेसिया वगैरह सब कुछ बिल्कुल जैसे उसकी घुटने पे नी सर्जरी होने जा रही है, वो बिल्कुल किया। और एक्चुअल में सर्जरी नहीं की, तैयारी बिल्कुल की और एक्चुअल में सर्जरी नहीं की। और बाद में ये पाया गया कि वो बंदा भी जिसमें सर्जरी हुई है वैसा ही बिल्कुल आराम से चल रहा है। मतलब सर्जरी बिल्कुल नाटक है, उसको तो कुछ दिखाया नहीं, फिर भी उसको ठीक हो गया, क्योंकि उसको वो कन्विंस हो गया कि उसकी घुटने की सर्जरी हो गई, तो उसका नी पे ठीक हो गया। तो प्लेसिबो की तरह सैम सर्जरी है, मतलब झूठी सर्जरी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, सर्जरी की नहीं गई, सर्जरी का सब कुछ इंतजाम हुआ और अगर पेशेंट कन्विंस हो गया कि उसकी सर्जरी हो गई है तो वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो इतना सब कुछ जानने के बाद मेडिकल फील्ड इसके बारे में क्या कहता है। एक टर्म आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। बहुत सारे कैंसर केसेस में कैंसर को ज़्यादा बड़ी बीमारी मानते हैं, है नहीं, अलग बात है। 1% से 2% केस में स्पॉन्टेनियस
मोटिवेशन हो जाता है। जिन लोगों का जो कहीं से ऐसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग सीख लेते हैं, कुछ ऐसा जान लेते हैं, वो हील हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर हमारे मीडिया में, हमारे मेडिकल जर्नल में नहीं आता, दब जाता है। तो और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। लिने मैकटेगार्ट, उसकी एक बुक है फील्ड और बॉन्ड, लिविंग मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट्री में भी उसने ये सब बताया है कि बिना मेडिसिन कैसे हीलिंग हो रही है। बहुत सारे केस स्टडी ऐसे अध्ययन किए गए हैं। तो उसका एक कोटेशन है कि जो ब्रेन है ये कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर कांस्टेंट इंफॉर्मेशन आता है और हम सीखते हैं और ये बदलता है। तो जॉय डिस्पेंजा, जो आर द प्लेसबो का ऑथर, इसके लिए टर्म यूज करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक है, ये फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये चेंज हो सकता है और जैसा ब्रेन हो वैसा, जैसा माइंड है वैसा हमारे बॉडी में आएगा। इसलिए मैकटेगार्ट के अलावा ब्रूस लिप्टन को बहुत अच्छे से समझाता है कि इस तरह से ये जो स्पॉन्टेनियस रिमिशन के बारे में जो अध्ययन किया है ब्रूस लिप्टन ने, उसने पाया है कि जो लोग बीमारी से हटकर किसी दूसरी चीज़ों में पूरी तरह से इंगेज हो जाते हैं, अपने लाइफ को पूरी तरह से जीने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं डायरेक्टली, तो उनका बीमारी से ध्यान हटता है तो वो हील हो जाते हैं। कहने का मतलब कि हम लाइफ को जितना एंजॉय करें, जितना सेलिब्रेट करें, उतना बीमारी जल्दी हील होती है। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी बुक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में बताया हुआ है। ये सेलुलर मेमोरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ब्रूस लिप्टन को भी पढ़े और देखिए। और आती है लुइस एल्हे, जॉय डिस्पेंजा के बाद सबसे बड़ी पायनियर स्पिरिचुअल हीलिंग के फील्ड में। लुइस एल्हे को कैंसर हो गया था, सर्विक्स का कैंसर, और उस समय वो न्यूयॉर्क में चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस में जाके मेडिटेशन करती थी, कुछ सीखती थी। तो उसने इस माइंड को चेंज करने के पैटर्न को अपने ही ऊपर अच्छे से प्रयोग किया। इसने एक अफर्मेशन जो माइंड के पैटर्न को चेंज करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को हम बार बार बोलते हैं, जिसको अफर्मेशन कहा जाता है। ऑल इज वेल बोलकर उसने अपने कैंसर को ठीक किया। लुइस एल्हे के लिए क्लैप करेंगे। धरती ग्रह पर बिना दवा जीवन जीना है तो जॉय डिस्पेंजा और लुइस एल्हे, इस दोनों को पढ़ लें, समझ लें, आप दवाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में, चेतना के संदर्भ में उसका ये जो कोटेशन आप पढ़ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस को, उस डिवाइन इंटेलिजेंस को हमें सुनना सीखना है, समझना सीखना है, और इसके लिए ध्यान सबसे बड़ा माध्यम है। जितने हम शून्यता में जाएंगे उतने हम इस डिवाइन इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। तो लुइस एल्हे की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, मराठी में भी उपलब्ध है, तो इसे जरूर पढ़ें, जरूर समझें। और इसका जो अफर्मेशन है ऑल इज वेल, उसका प्रयोग आप जितना करेंगे आपके हर एक चीज में आपको चेंज जल्दी नजर आएगा। इस अफर्मेशन के अलावा मैं 5 तत्वों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं बोल रहा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हमारा अप्रोच सूक्ष्म की ओर ज़्यादा है होना चाहिए चेतना के लिए। उसके लिए ध्यान बहुत अच्छा माध्यम है। हम शून्यता में उतरते हैं, श्वास के साथ रहते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। उसके अलावा स्थूल रूप में हमारे जो 5 तत्व है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अर्थ सबसे स्थूल, तो ये चक्रों से भी रिलेटेड है। सबसे पहला चक्र जो है अर्थ से, अर्थ एलिमेंट से। तो हमारे हाथ में जो हमारा जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए आपको इस फिंगर का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इस 5 एलिमेंट्स को अपने खुद से रेगुलेट कैसे करना सीखें। तो मैकेनिज्म सीख लें हीलिंग का, स्पिरिचुअल हीलिंग का। तो हमारे हाथ में जो 5 फिंगर है, जो रिंग फिंगर है वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है, जो लिटिल फिंगर है वो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, जो थंब है वो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है, जो
4 फिंगर है, तर्जनी, ये एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। जो मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व, स्पेस से कनेक्टेड है। हम इन सिर्फ अपने इनका उपयोग करके अपने भीतर 5 तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। जो भी बीमारी आ रही है, अपना अप्रोच सूक्ष्मतर लेवल पे ध्यान के द्वारा चेतना बदलने का रखें और स्थूल लेवल पे 5 तत्वों को बैलेंस करने का रखें। तो इसमें क्या है कि अगर आप 2 फिंगर को मिला के रखते हैं तो उस तत्व की वृद्धि होती है। अब ये रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व को आप इस तरह से रखेंगे, पृथ्वी तत्व के फिंगर को, तो पृथ्वी तत्व की वृद्धि होगी, तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगा। आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो लोग दूर से हैं नहीं देख पा रहे हैं ये फिंगर को, तो इससे पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। अब पृथ्वी तत्व का रोल कहाँ है? हमारे बॉडी में वेट का इश्यू हो, बोन का हो, बोन का डिजीज हो, बोन का प्रॉब्लम हो, तो ये पृथ्वी तत्व वहां पे असंतुलित है। तो अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है जिनको, तो अगर पृथ्वी तत्व का अभ्यास करेंगे तो उनके अंदर पृथ्वी तत्व संतुलित होगा। पृथ्वी तत्व के में ही अगर आप इस रिंग फिंगर को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फिर पृथ्वी तत्व कम होने लगेगा, फिर यहाँ पे थंब जो फायर एलिमेंट है उसको बढ़ने लगेगा, तो फिर ये सूर्य मुद्रा हो जाएगी। तो अगर वेट कम करना है या अपने भीतर अग्नि तत्व को बढ़ाना है, सूर्य को, डायजेशन की प्रॉब्लम है तो मतलब अग्नि तत्व संतुलित नहीं है, तो अगर आप सूर्य मुद्रा का इस तरह से फिंगर रखते हैं रिंग फिंगर को प्रेस करके, तो ये सूर्य मुद्रा हो जाती है। सबसे पहली मुद्रा जो है वो प्राण मुद्रा है, सबसे मोस्ट बेसिक और मोस्ट हेल्पफुल मुद्रा, जिसमें हम लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को तीनों को आपस में मिला के रखते हैं। यही एकमात्र ऐसी मुद्रा है जिसको हम घंटों घंटों लगा के रख सकते हैं। मैंने इसे देखा है, मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। फीवर किसी को हो रहा है, उसको मैंने इस पर माइक्रो को टेप लगा के छोड़ दिया, 2 घंटे में बिना कुछ किए उसका फीवर डाउन हो गया। हमारे भीतर इन 5 तत्वों को संतुलित करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास आप हेडेक, फीवर या किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। आप ऐसे भी बीमारी नहीं भी है, अगर आप प्राण तत्व को मुद्रा का करते हैं तो आपके भीतर प्राण तत्व का संचार ज्यादा होगा। जो सबसे 3 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल और फायर, वो संतुलित होंगे। पृथ्वी मुद्रा हो गई, और इस मुद्रा के साथ अफर्मेशन भी जोड़ देना है। अफर्मेशन देखिए, हम हर एक पल तो सोचते ही रहते हैं। सबसे आइडियल तो यही है कि हम सोच विचार ना करें, सांस के साथ रहें, सुनने रहें। जब तक आप शून्य होना नहीं सीख लेते तब तक पॉजिटिव होना सीखें, अफर्मेशन सीखें। जो मन में जो चलते ही रहते हैं उनमें पॉजिटिव चीज चलाएं, पॉजिटिव बोलें। मध्य का जो होता है वाक क्षेत्र, हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है। जो पॉजिटिव बोलना है वो दूसरों के पकड़ में आ जाता है, लेकिन जो सोचना है वो आपके अपने पकड़ में आएगा। तो शून्य होना सीखें, जब तक शून्य नहीं होते हैं पॉजिटिव सोचना सीखें। तो जो हम हर पल सोचते रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो जब भी कोई निगेटिव विचार आए तो उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव से। तो प्राण मुद्रा के साथ, प्राण मुद्रा से हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ती है, प्राण तत्व बढ़ता है। तो इसके साथ अफर्मेशन आप जोड़ लें, आई हैव इन्फिनिट एनर्जी, आई हैव हाई एनर्जी। और जब आप अपने भगवत्ता को जान लेंगे, जब आप अहम ब्रह्मास्मि को जान लेंगे, आप बिल्कुल स्वराज करेंगे। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, आपके पास अनंत ऊर्जा है। तो जो अनुभव ध्यान से आता ही है उसको आप अफर्मेशन से भी स्थूल स्तर पे लाने की साधना करें। तो इस प्राण मुद्रा के साथ अफर्मेशन, आई हैव इन्फिनिट एनर्जी। अफर्मेशन किसी भी चीज से आप जोड़ सकते हैं, किसी भी घटना से जोड़ सकते हैं, किसी भी शरीर के अंग से जोड़ सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहां भी आपको कुछ सफरिंग आ रही है, वहां पे आप उसका पॉजिटिव जोड़ लें। अफर्मेशन बहुत ही सिंपल है, गीता सार में आता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये भी अफर्मेशन है, इसको भी आप बार बार दोहरा सकते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, बिल्कुल अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम लाइफ का ग्रैंड हम नहीं देखते, ग्रैंड फॉल हम सिर्फ कुछ घंटे में, कुछ दिन में देखते हैं, तब को लगता है कि ठीक नहीं हुआ। अगर आप डिकेड्स में देखना सीखें, पूरे जीवन में देखना, इटर्निटी में देखना सीखें, तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ऑल इज वेल,
के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये अफर्मेशन भी आप बार बार दोहरा सकते हैं। तो हर एक मुद्रा के साथ अफर्मेशन, हर एक विचार के साथ अफर्मेशन, हर एक बीमारी के साथ अफर्मेशन आप जोड़ सकते हैं। अफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए, प्योर पॉजिटिव, नो निगेटिव नहीं। मैं निगेटिव, आज से मैं निगेटिव नहीं बोलूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ, इस तरह सोचना है। पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव, नो निगेटिव नहीं। नो निगेटिव है तो आप उसी को टाइप करेंगे। प्योर पॉजिटिव होना चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं ध्यानी बनूंगा, मैं योगी बनूंगा, मैं ध्यानी बन रहा हूं, मैं योगी बन रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस में हो तो आप उसको जल्दी पकड़ लेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसको जितना छोटा रख सके उतना अच्छा है। ऑल इज वेल, सिर्फ 3 वर्ड से तो आपका माइंड उसको पकड़ लेगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है उसको अगर लंबा सेंटेंस हो रहा है 2 मिनट तोड़ ले। हर एक मुद्रा के साथ अफर्मेशन जोड़ ले। सूर्य मुद्रा के साथ एवरीथिंग इज परफेक्ट, या मेरे भीतर अग्नि तत्व संतुलित है। आपको जो भी बीमारी आ रही है उससे आप समझें कि ये बीमारी के लिए तत्व कौन सा गड़बड़ है, कौन सा तत्व में गड़बड़ी है, उस तत्व को संतुलित करने का भाव रखें। वो अफर्मेशन करें कि ये तत्व मेरे भीतर संतुलित हो रहा है, और उसके साथ में हाथ में वो मुद्रा। और मुद्रा करने के लिए कुछ बैठ के ही करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस हमारा जो उठना बैठना है उसमें अगर आपका हैंड पोस्चर चेंज हो जाए, आपका अवेयरनेस चेंज हो जाए, तो फिजिकल लेवल पे हीलिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। प्राण मुद्रा के साथ एनर्जी के लिए अफर्मेशन, पृथ्वी मुद्रा के साथ पृथ्वी तत्व के लिए अफर्मेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सूर्य मुद्रा अग्नि तत्व के लिए अफर्मेशन। प्राण मुद्रा हर एक बीमारी के लिए हेल्पफुल है, खासकर फीवर के लिए, हेडेक के लिए, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है उसके लिए, लेकिन हर एक बीमारी के लिए इफेक्टेड है। आप सोते समय माइक्रोफोन लगा के भी छोड़ सकते हैं इस पेपर पर टेप। बाकी सब मुद्रा जो है वो 5 मिनट से 15 मिनट ही करना चाहिए। तो पृथ्वी मुद्रा वेट बढ़ाने के लिए, बोन के लिए। सूर्य मुद्रा ओबेसिटी है उसके लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। हम बहुत कुछ जंक फूड लेते रहते हैं, हमारा भोजन सात्विक नहीं है, हमें शाकाहारी तो बनना तो सीखना ही है। यहाँ पे सभी लोग शाकाहारी है ना? यहाँ पे कोई ऐसा भी आ गया क्या जो अभी तक शाकाहारी नहीं है? अगर आ गए हैं तो ईमानदारी से आज से शाकाहारी बनने के लिए संकल्प ले लें। शाकाहार जीवन में है तो ही आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। शाकाहारी होने के साथ साथ अपने भोजन में सात्विकता भी ज्यादा लानी है। सात्विकता कैसे आप लाएंगे? लहसुन का सेवन नहीं करना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है, ब्रांड फूड का सेवन नहीं करना है। आप तुरंत बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे कम करते जाए। अपने फूड में जो लिविंग फूड है, जो प्लांट फूड है, जितना फ्रेश फूड है उसके अंदर उतनी सात्विकता है, उतना प्राण है। तो फ्रेश का ज़्यादा सेवन करें। जितना आप जंक फूड कम करते जाएंगे, बिस्किट है, जितने भी रैपर में बंद है, जो बने हुए जिसको 4 दिन हो गया है, उसको जितना कम हो सके उतना कम करते जाए। चेंज को, अपने लाइफस्टाइल के चेंज को स्लो रखें, ग्रेजुअल रखें, तो फिर ज़्यादा ईजी होता है। तुरंत चेंज करना चाहेंगे मुश्किल आएगी। अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन करें, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा करें, अपने भोजन में सात्विकता लाएं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने भोजन में सात्विकता लानी है, लेकिन जब तक जो खा पी चुके हैं, जो हमारे भीतर इम्प्योरिटी आ चुकी है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये मुद्रा एक अच्छी है। अब हमारा जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बेस पे थंब से टच करना है। हमारे बॉडी में जो स्किन की डिजीज है, जो भी एलर्जी प्रॉब्लम है, उसमें इस इम्प्योरिटी का रोल ज़्यादा होता है। तो इसके साथ अफर्मेशन जोड़ लें, आई एम प्योर, आई एम सेफ। फियर फैक्टर यहाँ पे आता है स्किन डिजीज में, तो आई एम सेफ इस अफर्मेशन को दोहराएं, आई एम प्योर। तो डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा के साथ, इस अफर्मेशन के साथ स्किन डिजीज से आप फ्री हो सकते हैं।
और इन 5 तत्वों के अलावा, इस अफर्मेशन के अलावा चेतना के बारे में हमें जानना समझना है कि हम नॉन फिजिकल हैं, हम एस्ट्रल हैं। इस नॉन फिजिकल की फीलिंग, इसका एक्सपीरियंस जितना उतरे उतना आप दवाओं से मुक्त हो जाएंगे। और अल्टीमेटली हमें समझना है कि हमारा जो थॉट पैटर्न है वही हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लिए हो रहा है। लाइफ जो फ्रीडम वाली लाइफ है कि दवाओं पे निर्भरता नहीं है, किसी भी चीज़ पे निर्भरता नहीं है, जितना फ्रीडम वाली लाइफ आप अपने थॉट पैटर्न में लाएंगे वैसे आप रियलिटी क्रिएट करेंगे। हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, बोथ वे यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि बिना दबाव में हीलिंग कर सकती हूँ अपना, आप सच सोचते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप ये भी सोचते हैं कि दवाओं के बिना जीवन तो जीना मुश्किल है, आपके लिए यही आपके लिए सच होगा, यही आपके लिए रियलिटी रहेगी। तो हमें अपने थॉट पैटर्न को ठीक करना सीखना है, यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। हम जो भी फील कर रहे हैं वो हमारे आसपास मेटेरियलाइज हो रहा है। जो भी माइंड में है, जो भी इनर प्लेन पे है, एज विदिन सो विदाउट, जो आपके माइंड में आ जाएगा वो आपके फिजिकल लेवल पे भी मेटेरियलाइज हो जाएगा। तो अपने इस थॉट पैटर्न को, इस फीलिंग को ठीक करना सीखें। आप जो भी फील कर रहे हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्लासिकल म्यूजिक थेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेडिटेशन के लिए हम शास्त्रीय संगीत को जोड़ देते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करें। अब इसी में आप थोड़ा सा बदलाव लाकर अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो भी हमारे शास्त्रीय संगीत में इतने सारे रागाज हैं, बहुत राग हैं, उन अलग अलग राग का हमारे बॉडी पे इफेक्ट अलग अलग है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज के हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करके बताया है। जैसे हेडेक है तो राग सोहनी है। मेडिटेशन के लिए आप राग सोहनी का म्यूजिक लगा के आप मेडिटेट करें तो आपकी हीलिंग, हेडेक, आपका हेड जो है आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। एसिडिटी है तो राग खमाज के साथ आप ध्यान में बैठे उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ, तो आपकी एसिडिटी जल्दी ठीक हो जाएगी। फीवर के लिए राग मारवा है, डायबिटीज के लिए राग कोमल असावरी है, हाइपरटेंशन के लिए राग अहिर भैरव है, हार्ट के लिए राग चंद्रकौंस है, एनीमिया के लिए राग पीलू है, स्टूडेंट्स के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए राग सिमरंजनी है। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, राग सिमरंजनी स्लो में पूरे कमरे में चला दें, उनकी मेमोरी लेवल में, कंसंट्रेशन लेवल में आप चेंज महसूस करें। मैं भी पढ़ाई करता हूँ राग सिमरंजनी के साथ। तो अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन हमें रोज करना ही है, जितनी उम्र है उतने मिनट, ज़्यादा करें तो अच्छी बात, बीमार है तो 2-3 बार करें कम से कम। अगर आप रीजनेबली ओके हैं तो दिन में 1 बार ठीक है। उस म्यूजिक के साथ उसमें मेडिटेशन में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, राइट म्यूजिक चूज करें। इसके अलावा भी और भी बीमारियां हैं, और भी राग हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे या आप मुझसे संपर्क में रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अपने म्यूजिक को चेंज करके, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके, अपने हाथ के पोजीशन को चेंज करके, जब भी आप फ्री हैं, जो भी आपका हाथ फ्री है, उस हाथ में आप एक हाथ, दोनों हाथ में एक मुद्रा कर सकते हैं, एक हाथ में एक मुद्रा, दूसरे हाथ में दूसरी मुद्रा भी कर सकते हैं। तो आपको वो चेंज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक स्टार साइन बुक है, वो भी पढ़नी बहुत जरूरी है। हम धरती ग्रह पे इतने सारे लिमिटेशंस पकड़ के बैठे हुए हैं, उससे फ्री होने के लिए इस लिंडा गुडमैन ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं। इसमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया हुआ है। कर्मा को समझना, अच्छे समझना बहुत जरूरी है। कर्मा को पूरी तरह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसमें लॉ ऑफ कर्मा पे अच्छा डिस्कशन इसमें दिया हुआ है। स्पॉन्टेनियस रिविजन ऑफ कर्मा भी इसमें बताया हुआ है। फिर इसमें लॉन्गेविटी के बारे में है, फिजिकल इमॉर्टलिटी के बारे में। महावतार बाबा जी के बारे में यहाँ पे कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। महावतार बाबा जी हम हिमालय के एक ऐसे योगी हैं
हु इज फिजिकली इमॉर्टल। हिमालय में हम लोग सुनते हैं बहुत सारे ऐसे योगी हैं सैकड़ों साल, हजारों साल जी सकते हैं, जीते हैं। तो ये सिर्फ हिमालय के योगी के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए संभव है। बस निर्भर करता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी साधना में, अपने थॉट पैटर्न में कैसे प्यूरिफिकेशन लाते हैं, साधना को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। तो इसमें लॉन्गेविटी के लिए, इमॉर्टलिटी से ज़्यादा अच्छा टर्म लॉन्गेविटी है। लॉन्गेविटी के लिए, इमॉर्टलिटी के लिए इसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं। फिर इसमें लेक्सिग्राम दिया हुआ है। लेक्सिग्राम, लेक्सिग्राम क्या है? कि शब्द है, कोई वर्ड है, उस वर्ड में लेटर को आप आगे पीछे करके जो मीनिंग निकलती है उससे आप उसको, आप उसका मतलब आप डिटेल कर सकते हैं। अब इससे नॉलेज है कि हमें लाइफ में नॉलेज चाहिए, इस नॉलेज में बीच में नाव आता है। तो आप जितना नाव मोमेंट में रहेंगे, आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, नॉलेज अपने आप आपकी कॉन्शियसनेस में फ्लो करती जाएगी। हमें अपने लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे उतना हमें सीखना है, उतनी हीलिंग होगी, उतनी हम साधना में ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो फिर इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में भी है और मैं कुछ स्पिरिचुअल मूवी भी रिकमेंड करता हूँ। ये कुछ मूवी के नाम हैं जो आप लिख लेंगे या जो इंटरनेट पे हैं, तो मैं फेसबुक पे और जीमेल पे तो डाल दूंगा, तो आप पावर पॉइंट भी ले सकते हैं। बुक्स से, मूवी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो पहले के मास्टर, जो दूसरे मास्टर कर चुके हैं, हम खुद से अपने ध्यान में ही सब कुछ फर्स्ट हैंड से हम जानेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरे मास्टर्स पहले से काम कर चुके हैं, उनके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन को देख के, वीडियो के रूप में, मूवी के रूप में या बुक के में पढ़ के हम थ्योरेटिकली समझ लें, तो मेडिटेशन में उसको अपने जीवन में अनुभव से जानना जल्दी आसान हो जाता है। सिर्फ बुक और मूवी पे ही कोई रिलाई नहीं करना है, सिर्फ बुक पढ़ना ही नहीं है, ध्यान करना है और साथ में बुक्स का, मूवी का सपोर्ट लेना है, जिसके द्वारा आपको वो समझ में आए। और रिकमेंडेड मूवी, रिकमेंडेड बुक्स, मैंने आपको आज हीलिंग के लिए यू आर द प्लेसबो और यू कैन हील योर लाइफ को रिकमेंड किया। इस बुक को पढ़ेंगे सबसे पहले, इन 7 मूवी को रिकमेंड किया, इन मूवी को पहले देखेंगे। उसके बाद आप रिकमेंडेड बुक्स अगर खत्म हो जाए, जो भी खत्म नहीं होंगी, हमारी वेबसाइट्स पे pssmovement.org पे लगभग 200 किताबें रिकमेंड दी हुई हैं। उन 200 को पढ़ते पढ़ते ही एक लंबा समय, साल निकल जाएगा। तो उस रिकमेंडेड बुक्स को आप खत्म कर दें, उसके बाद आप रैंडमली कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ के, रिकमेंडेड मूवीज को देख के ध्यान साधना में अपनी भगवत्ता को आप जल्दी समझ सकते हैं। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग बहुत स्मूथली, इजीली हो सकती है। यही मैं आपको बताना चाहता था। और लर्निंग इज नेवर ओवर, देयर इज कांस्टेंट लर्निंग। कांस्टेंट लर्निंग के लिए कांस्टेंट टच में रहना इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक पे मैंने अपना प्रोफाइल से क्लिक कर रहा हूँ, इवॉल्विंग पावर, अपना ईमेल आईडी मैंने दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, और ये जो पावर पॉइंट है, ये फेसबुक पे एक ग्रुप है, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा। जो लोग डाउनलोड करके दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं। अपनी हीलिंग के लिए आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, किसी बीमारी के लिए आपको कौन सा फॉर्मेशन करना है, कौन सी मुद्रा करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, और इसके अलावा भी और कुछ हेल्प चाहिए, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है, तो ये ध्यान से ही, ध्यान अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, ये सब कुछ हीलिंग तो हो ही जाती है और कुछ जरूरत नहीं। लेकिन जो थोड़ा टाइम फैक्टर लगता है, थोड़ा सा दिन देने पर, थोड़े से कुछ दिन साधना लगानी पड़ती है। पेशेंस कभी साथ देता है, कभी साथ जवाब नहीं लगता है। तो उस जब आपको पेशेंस रखना है, साधना करनी है, उस दौरान सपोर्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, इस मुद्रा, एफर्मेशन, इसके हेल्प के लिए मैं हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और व्हाट्सएप से और दूसरे माध्यम से अवेलेबल हूँ। कॉल के बजाय मैसेज आना अच्छा है। हीलिंग के लिए कभी भी मेडिसिन ना लें। जो पावर पॉइंट मैंने अभी दिखाया, समझाया, इस पर चिंतन मनन करें, 5 तत्वों को संतुलित करें, अपने विचारों को पॉजिटिव करें, अपनी चेतना को समझें, यू आर द प्लेसबो को पढ़ के जो लाइफ फोर्स हमारे भीतर है, जो लाइट है, उसके टच में आए। हीलिंग इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप आपकी सभी बीमारियां खुद से ठीक हो जाएंगी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है।
इतना बोलते हुए मैं अपना थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल है, एक दो सवाल को हम ले सकते हैं, ये तो मैं इसमें जो प्रैक्टिकल सेशन है उससे मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। If anyone wants to ask any question about five element, thought pattern, affirmation or karma, they can ask. इस कर्मा के बारे में बहुत सारे के मन में एक भ्रम जो न्यू एज में चल पड़ा है कि कर्मा इज ए वायरस, कर्मा कंसेप्ट इज ए वायरस इन द ह्यूमैनिटी। बहुत सारे न्यू एज वाले ऐसा बोलते हैं कि कर्म कुछ नहीं है, यह भी एक बिलीफ बैठाया हुआ है ह्यूमैनिटी में। तो इस वायरस, इस भ्रम में नहीं रहे, कर्मा को, कंसेप्ट को समझे अच्छे से। लॉ ऑफ कर्मा, इसको दूसरे ढंग से लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के रूप में आप समझें कि आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो कुछ कारण है। देयर इज सम कॉज फॉर योर डिजीज, फॉर योर लाइफ इवेंट्स। उस कारण को खोजें। वो कारण आपको इस लाइफ टाइम में भी मिल सकता है, पास्ट लाइफ टाइम में भी मिल सकता है, मेडिटेशन में भी डिस्कवर हो सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी पता चल सकता है। और आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, थॉट लेवल पे, माउथ के लेवल पे, वर्ड्स के लेवल पे या एक्शन के लेवल पे, तो उसका इफेक्ट, हर एक चीज़ का इफेक्ट हो रहा है। आप ध्यान सिखा रहे हैं तो उसका परिणाम हो रहा है, आपको दिखे या नहीं दिखे। कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसका आप जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ के साथ कर्मा जुड़ा है, हर एक चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जो लोग कभी इस तरह के कभी ऐसे कभी कैसा आ जाए कि कर्मा कहीं, कर्मा का जो आइडिया है कहीं वो ह्यूमैनिटी में बिलीफ तो नहीं बैठाया हुआ है, तो उस समय इसको कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझना शुरू करें। ये मेरे शरीर में जो बीमारी है इसके प्रति कारण क्या है। अगर मुझे बीपी आया है, इस बीपी के पीछे कारण क्या है, कारण को समझेंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। हर एक मूवमेंट का, चाहे वो विचार के स्तर पे हो, चाहे वो एक्शन के लेवल पे है, इसका इफेक्ट हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट कर्मा है। और कर्मा को स्टडी करने के लिए बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, दीपक चोपड़ा है, लिंडा गुडमैन है, थियोसॉफी में C.W. ट्विटर है, एनी बेसेंट है। गो टू द क्लासिक लिटरेचर। किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, उसमें जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं उस तक जाए, उसको समझे। या ध्यान के बारे में जानना है, अब ध्यान के बारे में भी कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है कि ध्यान सांस के साथ रहना है या कुछ और है। मीडिया का इतना प्रभाव है कि हमें सब कुछ चीज़ बिल्कुल हमारे सामने है। गो टू द बेसिक, पतंजलि योग सूत्र, ध्यान निर्विशम मनः, योगा चित्त वृत्ति निरोध। जो बेसिक सूत्रों को समझेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। मन को विषयों से मुक्त करना ध्यान है, माइंड को थॉट से फ्री करना, सोच से मुक्त करना ध्यान है, चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, शांत करना ध्यान है। ध्यान के बारे में, कर्मा के बारे में अच्छे से समझें। अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए उसके जो क्लासिक लिटरेचर है, जो बेसिक लिटरेचर है, उसको पढ़ें, उसकी व्याख्या को समझें। किस तरह से जो शुरू के ऋषि हुए हैं, शुरू के मास्टर हुए हैं, उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। तो आपके लिए मेडिटेशन को समझना, मेडिटेशन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और मेडिटेशन में हमें आंख बंद करके जो विचार शून्यता की स्थिति में रहना है, इसमें सजगता का ही बहुत रोल है। हमें अपने प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने हैपन के प्रति जागते रहना बहुत जरूरी है। ध्यान में योग निद्रा की स्थिति आ जाती है, शरीर थका हुआ है या आपका अभी अवेयरनेस करना नहीं है, तो आप टोटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ध्यान करते करते, योग का अभ्यास करते करते आप योग निद्रा में चले जाते हैं। अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओशो इस मामले में साक्षी भाव पे, अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ओशो के टीचिंग का अगर बिल्कुल आप सार निकालना चाहें या मेन पॉइंट निकालना चाहें तो ये आ जाता है अवेयरनेस, हाउ टू डेवलप द अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। तो हम शुरुआत श्वास से करते हैं कि अपने सांसों के प्रति हमें माइंडफुल होना है, सांसों के प्रति अवेयर होना है। लेकिन ये अवेयरनेस सूक्ष्मता स्तर पे उतरती जाती है। अपने सूक्ष्म जो शरीर है,
एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, उसके प्रति अवेयर होना है। अपने हमारा जो सोल है, स्पिरिट है, मोनाड है, फिलोसॉफी में इसको मोनाड बोलते हैं, उसके प्रति अवेयर होना है। अपना आकाशिक गॉड के प्रति अवेयर होना है। अपनी इटर्निटी के प्रति अवेयर होना है। हमारा पास्ट है, हमारा फ्यूचर है। अपने मल्टी डायमेंशनल नेचर के प्रति अवेयर होना है। फिजिकल वर्ल्ड के साथ हम कई लोग में साइमल्टेनियसली हैं। अपने सभी मल्टी डायमेंशनल जो एक्सिस्टेंस है उसके प्रति अवेयर होना है। अपनी इटर्निटी के प्रति अवेयर होना है। तो अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाए। अवेयरनेस को सूक्ष्मतर स्तर पर बढ़ाने के लिए अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत जरूरी है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना आप अवेयर रहेंगे, उतना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना अवेयर रहेंगे। हमारे साथ अक्सर होता है, हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है। जो घटना बीत गई उसको हम याद करते रहते हैं। और जो बीती घटना है, ज़्यादातर जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो ज़्यादा याद आता है। पास्ट के प्रति एंगर और रिग्रेट ज़्यादा याद आता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना है तो अपने पास्ट को फॉरगिव करना सीखना होगा, लेट गो करना सीखना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको माइंड में याद आ रहा है, जो घटना बीत गई फिर भी आपके माइंड में भी बनी हुई है, उसको छोड़ना सीखें, फॉरगिव करना सीखें, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहेंगे। तो इस फॉरगिवनेस के लिए भी लुइस एलिये बहुत बताती है, फॉरगिव योरसेल्फ। हमें अपने आप के प्रति भी रिग्रेट होता है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज का मैंने शुरुआत में फुल फॉर्म किया, डिस्टर्बेंस इन सोल्स इवोल्यूशन एंड स्पिरिट्स एक्सप्रेशन। जो इवोल्यूशन टर्म जो है, हम दिन प्रतिदिन साल दर साल इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने पिछले 10 साल को देखें तो 10 साल पहले हम आज जैसे थे उतने इवॉल्व नहीं थे। तो पिछले 10 साल के हिसाब से आज हम ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो 10 साल पहले जो हमने काम किया, आज हम वो काम करेंगे तो उससे वैसा काम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि अब हम ज़्यादा इवॉल्व हैं। लेकिन हमारी माइंड की टेंडेंसी क्या है कि उस 10 साल पहले जब हम कम इवॉल्व थे, तब जो घटना हुई उस घटना को आज के हिसाब से एसेस करते रहते हैं, जज करते रहते हैं अपने आप के प्रति। तो जो सेल्फ जजमेंट है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, सेल्फ गिल्ट है, उससे भी बाहर आना है। दूसरों के प्रति जो जजमेंट है उसको भी छोड़ना है। नो जजमेंट। जितना जज करेंगे उतना एंगर आएगा। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप जज करते हैं दूसरा आपके साथ व्यवहार क्यों नहीं कर रहा। हर एक कोई जितना इवॉल्व है, उसकी चेतना की जैसी स्थिति है वैसा व्यवहार कर रहा है। आप ज़्यादा इवॉल्व हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आप समझाने का काम करें, बोलने का काम करें। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहा या आपको भरोसा नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप अपने आप को क्यों ट्रबल दे रहे हैं? उस एंगर को, इस रिग्रेट को, इस जजमेंट को छोड़ें, पास्ट को फॉरगिव करें, उसको लेट गो करें, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहेंगे। तो लेट गो करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, फॉरगिवनेस बहुत बेसिक है स्पिरिचुअलिटी में। तो सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व या सूर्य तत्व का अभ्यास करते हुए अपने भीतर, अगर आपको पास्ट आपको डिस्टर्ब करता है माइंड में, मेडिटेशन में, तो पृथ्वी तत्व रखते हुए अपने भीतर बोले आई फॉरगिव। अगर आपको अपने प्रति गुस्सा है तो आई फॉरगिव माई सेल्फ। अगर दूसरे के प्रति गुस्सा है तो दूसरे को फॉरगिव करें। और मजेदार बात है कि आप दूसरे को फॉरगिव करेंगे तो आपके प्रति भी फॉरगिवनेस होगा। आपने भी कभी किसी के प्रति कुछ गलत किया होगा, आपको दूसरे का याद रहता है कि दूसरे ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आपने जो व्यवहार किया है वो आपको याद नहीं रहता, वो दूसरों को याद रहता है, और वो पिछले जन्मों का भी होता है। तो फॉरगिवनेस से लिंडा गुडमैन सेज फॉरगिवनेस कैन ब्रेक चेन ऑफ कर्मा। माफी मांगकर, क्षमा मांग के, क्षमा देकर आप कर्मों के बंधन से आजाद हो सकते हैं। आप पास्ट से छूट सकते हैं। पास्ट को छूटेंगे आप प्रेजेंट में रहेंगे। अब पास्ट से छूट गए, प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे, फिर फ्यूचर से भी छूटना है। हमें आने वाले कल की भी चिंता बहुत सताती है। कल क्या होगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मेरा ये व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा। इस फ्यूचर को भी छोड़ना सीखें। फ्यूचर को कैसे छोड़ सकते हैं आप? ट्रस्ट करके। जितना आप ट्रस्ट करेंगे, सबसे आइडियल है कि आप अपने मेडिटेशन पे, अपने कर्मा पे ट्रस्ट करें। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो
अच्छा होगा मेरे साथ। ट्रस्ट ऑन योर कर्मा, या कर्मा पे नहीं कर पे तो डिमांड इंटेलिजेंस पे कर सकते हैं, जिनका आपकी श्रद्धा है कि मेरे जीवन में अच्छा होगा। डिवाइन विल डू एवरीथिंग गुड। मेरे जीवन में जो भी होगा अच्छा होगा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस ट्रस्ट फैक्टर को जितना बढ़ाएंगे उतना फ्यूचर की चिंता से आप मुक्त होंगे। पास्ट के एंगर से मुक्त हो, फ्यूचर के चिंता से मुक्त हो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। प्रेजेंट मोमेंट में जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे। और ध्यान में गहरे उतरने के लिए प्रकृति के पास भी जाना बहुत जरूरी है। अपनी आदत बनाइए कि नेचर के पास जाए, पौधों के पास जाए, खाली पैर, नंगे पैर मिट्टी पे घास पे चले। जितना प्रकृति से पेड़ों के पास से गुजरे, पौधों के पास से गुजरे, फूलों के पास से गुजरे, प्रकृति से जितना आप जाएंगे उतना पृथ्वी तत्व और बाकी तत्व आपके कितना संतुलित होगा, उतना ध्यान आपका गहरा लगेगा। और इसके अलावा ये श्वासों का भी, 2 सांसों का भी कुछ खेल है। आप अपना हाथ यहाँ रखेंगे नाक के पास, आप गौर करेंगे एट ए टाइम या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है या राइट नॉस्ट्रिल चलती है। गौर कीजिएगा। कुछ लोगों को डायरेक्ट महसूस हो सकता है, डायरेक्ट महसूस नहीं हो तो हाथ को रख के आप फील कर सकते हैं कि आपकी बाएं सांस चल रही है या दाएं सांस चल रही है। एट ए टाइम एक चलती है, बहुत कभी कभी 2 भी चलती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर दाहिनी सांस चल रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर बाएं सांस चल रही है तो टेम्परेचर कम होता है। अब इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे भोजन के प्रति और बाकी चीज़, सबसे ज़्यादा तो भोजन के प्रति। तो भोजन के पहले अगर आपके भीतर अग्नि तत्व तो एक्टिव है, अगर दाएं सांस चल रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आपकी जठराग्नि अच्छी है तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो जिन लोगों को भी डाइजेशन का इशू है तो वो खाना तब खाएं जब उनकी दाहिनी सांस चल रही हो। और फिर जल का जो काम का है, नहाना है तो बाएं सांस चल रही है, टेम्परेचर डाउन है तो ज़्यादा अच्छा है, तो नहाने के पहले बाएं सांस चलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्व खाने से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा हमारा फूड पर निर्भर करता है। मेडिटेशन में इसका रोल ये है कि जब आपकी दोनों सांस चल रही हो, जब आपका बैलेंस हो, तो आपका ध्यान जल्दी आप डीप जाएंगे। ऐसे तो ध्यान कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी सांस में कर सकते हैं। अगर ध्यान करने का आपका अभ्यास बन गया है और फिर आप उसके और आगे ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, तो जब दोनों सांस चल रही है उस समय ध्यान में बैठे। तो आप दोनों सांस को कैसे क्या करना है, अगर दाहिनी सांस चल रही है, अगर बाएं सांस करना है, दाहिनी करवट अगर लेटेंगे तो बाएं सांस चलने लगेगी। और पुराने जमाने में आप ऋषियों को देखें, अगर आप हो रहा होता है उसका भी कनेक्शन वहां से है श्वास से। अपने श्वास को बदल के, और ऐसे भी अगर कोई भी आपको कोई भी बॉडी लेवल का कोई पेन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप अपने श्वास की गति को चेंज कर देंगे, आप पाएंगे कि आप जो डिस्टर्ब हो रहे थे वो आप कम डिस्टर्ब होंगे। आपको सर दर्द हो रहा है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपके दाहिनी सांस में सर दर्द होगा। अगर आप उसमें बाएं सांस कर लेंगे आपका सर दर्द कुछ कम हो जाएगा। तो इस श्वास के विज्ञान की, श्वास के अंदर बहुत गहराई है। जितना आप ध्यान में उतरते जाएंगे आपको अपने आप क्लिक होता जाएगा। अपने मेडिटेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दोनों श्वास जब हो तब ध्यान में बैठें, अपने पास्ट को फॉरगिव करें, फ्यूचर की चिंता को छोड़ें, प्रेजेंट मोमेंट रहें। मेडिटेशन कैन हील एवरीथिंग। मेडिटेशन के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को जोड़कर, अपने 5 तत्वों के लिए मुद्रा को जोड़ के, प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, बीपी के लिए ज्ञान मुद्रा है, मुद्रा को जोड़ के उसके साथ साथ अफर्मेशन जोड़ के, आई हैव इनफाइनाइट एनर्जी, ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बीपी है तो रिलैक्स होना सीखना है, आई एम रिलैक्स, आई एम एट पीस। अगर डायबिटीज है तो लाइफ में आपका एक्टिव इंटरेस्ट कम है, तो अपनी लाइफ में जॉय को बढ़ाना है, ज़्यादा खुश रहना सीखना है, सेलिब्रेट करना सीखना है। तो आई एंजॉय माई लाइफ, जिनको डायबिटीज है उनके लिए। हार्ट का डिजीज है, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। हमें अपने आप से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को प्यार करने से पहले हम अपने आप से प्यार करना सीखें, सेल्फ लव करना सीखें। तो हार्ट डिजीज है तो सेल्फ लव के लिए अफर्मेशन करें, आई लव माई सेल्फ। और सेल्फ लव
अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो अपने आप से प्यार करेंगे तो क्या करेंगे, आप ध्यान करेंगे, अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानेंगे और उसको जिएंगे। तो मेडिटेशन से पर्पस ऑफ लाइफ पता चलता ही है। इसके अलावा आप अपने इनर वॉइस को भी सुनते जाएंगे, अपने पैशन को समझते जाएंगे। जिस काम को करते हुए आपको बहुत एक्टिव इंटरेस्ट आता है उसको फॉलो करना है। अब इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको टीवी देखना आपका लाइफ पर्पस है। एक्टिव इंटरेस्ट जिसमें आपको एक्टिव होना पड़ता है। आप इनर वॉइस को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने पैशन को परस्यू करें। परस्यू योर पैशन एज प्रोफेशन। तो आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ से जुड़ेंगे, अपने आप से प्रेम करें तो हीलिंग बहुत ही इजी है, किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आज मुझे जितना बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में पहले हम पुराने जमाने में बहुत डिसिप्लिन रूल्स रखते थे, लेकिन अगर मास तक पहुंचाना है तो उसको सिंप्लीफाई करते जाना जरूरी है। ओशो के पहले तक ध्यान को सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता था, बिल्कुल दीक्षा देके, बिल्कुल रिचुअल के साथ। तो फिर ओशो ने काफी कुछ ओपन किया, फिर और भी बहुत लोगों ने किया। अब है कि आप स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब पे देखिए, आप ध्यान करना सीख सकते हैं। यूट्यूब पे स्पिरिचुअल रियलिटी सभी लोगों ने देखी है, क्या कोई ऐसा भी है जो नहीं देखा है? जो नहीं देखा है वो लोग आप यूट्यूब पे जाके स्पिरिचुअल रियलिटी जरूर देख लें। एनिमेशन के रूप में मेडिटेशन के बारे में 1 घंटे में जो मैक्सिमम बताया जा सकता है वो बताया हुआ है। तो सिर्फ स्पिरिचुअल रियलिटी देख के आप ध्यान करना सीख सकते हैं। तो विद टाइम ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी रूल्स को कम करते गए हैं, छोड़ते गए हैं। तो ध्यान को कभी भी किया जा सकता है। ये पतंजलि जी ने चेंज किया। ध्यान के लिए कोई रूल नहीं, कोई टीम ब्रह्म मुहूर्त नहीं करना है। जितना सिंपल है उतना आप ज़्यादा आप लाइफ में कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुद्रा के लिए है, जब तक अभी आप सीखना है, कुछ महीने तो सीखने में लगते हैं उसको। तो ध्यान मुद्रा कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते चलते, जब भी आपको याद आए। अभी पृथ्वी मुद्रा करना है, पृथ्वी मुद्रा कर लें। सूर्य मुद्रा करना है, सूर्य मुद्रा कर लें। रोड पे चलते हुए, काम करते हुए आपका राइट हैंड फ्री है, दोनों हाथ फ्री है, दोनों हाथ से कर लें। एक हाथ फ्री है उससे कर लें। जब एक मुद्रा का अभ्यास करते हुए हो जाए कुछ समय, तो फिर एक हाथ से एक मुद्रा करें, दूसरे हाथ से दूसरी मुद्रा करें। तो यहाँ पे प्राण मुद्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हाथ से प्राण मुद्रा, दूसरे हाथ से कोई दूसरी मुद्रा करें। तो मुद्रा को कभी भी किया जा सकता है, सिंपल रहे ताकि आपके लाइफ स्टाइल में आ सके, इसलिए कभी भी इसको कर सकते हैं। ध्यान के समय नहीं करना है, ध्यान के समय आपको रिलैक्स करना है। लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। अफर्मेशन ध्यान के समय हमें तो शून्य होना है, अफर्मेशन करना है। ध्यान के समय अफर्मेशन नहीं करना, ध्यान के समय मुद्रा नहीं करना। ध्यान के समय स्थिर होना है, ध्यान के समय सुख में बैठना है। स्थिरम सुखम आसनम। जितना आप रिलैक्स होंगे, जितना आप कंफर्टेबल होंगे, उतना आप ध्यान में गहरे जा सकेंगे। इसके लिए तो पतंजलि जी ने यह भी रूल हटा दिया कि पहले रहता था कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। अब आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स होकर बैठना जरूरी है। जितना आप रिलैक्स होंगे तो आप ध्यान में गहरे जाएंगे। अब इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ध्यान करते करते योग निद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, लेकिन वो अवेयरनेस धीरे धीरे आ जाएगी। अपने भीतर अवेयरनेस को भी कल्टीवेट करना है। जब तक सही में थकान रहेगी तब तक नींद आएगी, फिर नींद खुलेगी। जब नींद खुल जाए फिर ध्यान में जाए। तो ध्यान को कभी भी कर सकते हैं। और एक सवाल आपका भी ले लें। मुद्रा 5 से 10 मिनट, धीरे में 3 में 3-4 बार। मेरा सवाल फिजिकल जो थेरेपी है उसके बारे में जी। मैंने एक गुना के कोई माने जाने शेट्टी या कुट्टी कोई थे का एक लेक्चर सुना फिजिकल थेरेपी का। रागा की बात बताई, पूरी बात को कह रहे थे, लेकिन रविशंकर के माने जाने को 17 बातें अगर जो भारत सरकार से भी सम्मानित है, क्या भुगतान प्राप्त किया होगा। तो उससे सवाल किया गया था इस बारे में, किसी सज्जन ने सवाल किया था तो बोले कि
उन्होंने खुद दे दिया, मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर उनके बातों का आधार क्यों बना रहे हैं? हर एक कोई जितना जानते हैं पढ़ते हैं उतना उनको पता चलता है। तो उन्होंने बोला मुझे जानकारी नहीं है, तो जानकारी जब पता चल रही है तो आप उसका उपयोग करें, अपने लाइफ में इम्प्रूव करें। तो नागपुर ग्रामीण स्कूल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।